Assalamu alaikum guys, welcome back. This is your instructor Shafat Khan and we are back with another video and inshallah अभी हम NTS 2019 का पेपर स्टार्ट करेंगे एंड वो पेपर जो मेरे अटेम्प्ट में आया था, ठीक है, क्योंकि मैं 2019 के ही अटेम्प्ट से हूँ, MCAT 2019 से. So let's get started. Right, there we are. This is our paper. Hope you guys can see it. NTS 2017, 18, 19. अच्छा, पहले तो एक डिस्क्लेमर कर दूं कि ये जो है ना अनीस हुसैन से मैंने रिक्वेस्ट की थी एंड उन्होंने मुझे ये पेपर दे दिया था, ठीक है. सो दिस इज़ अ पेपर विच अनीस हुसैन हैज़ कंपाइल्ड, ठीक है. ये आपको लोगो इतना बड़ा नज़र आ रहा होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो केमिस्ट्री सेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम MCQ नंबर 21. अच्छा, इससे पहले फर्स्ट से 20 तक के तो आपको पता है कि कौन से MCQs होंगे, इंग्लिश के होंगे. वो इंग्लिश के MCQs नहीं करा रहा क्योंकि वो बड़े इजी है, वो आप खुद कर लेंगे, ठीक है. केमिस्ट्री की MCQ से स्टार्ट कर लेते हैं. सो लेट्स बिगिन. डिटरमिन द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0085. अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमिन करने के लिए इट्स जस्ट दीज टू. ओके, डेसिमल के बाद जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते. तो 8 और 5 दोनों सिग्निफिकेंट हैं. There are two significant figures in there. Number of moles which are present in carbon dioxide which contains 8 grams of oxygen is. अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स होंगे जिसमें 8 ग्राम्स ऑक्सीजन के होंगे. पहली बात तो ये कि आप इस 8 ग्राम को जो है ना मोल्स में कन्वर्ट कर दें. तो मास अपॉन एमआर ऑक्सीजन का कितना है भाई? 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन 32 4 32 0.25 आ गए मोल्स. अच्छा, ये 0.25 मोल जो है ना ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा. तो 0.25 मोल्स अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के हैं, मतलब O2 के इतने मोल्स हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड में, एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कितने O2 प्रेजेंट है? एक ही O2 प्रेजेंट है, राइट. ये रहा, ये वाला O2. एक O2 है, दूसरा कार्बन है, राइट. कार्बन और O2 को कंबाइन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा. मोल रेशियो इनका 1:1 है. अगर मोल रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का 1:1 है तो इसलिए मोल्स जो भी ऑक्सीजन के होंगे वही ऑक्सीजन वही मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के भी होंगे. 0.25 ही आंसर होगा. अच्छा, कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ये हमें कैसे पता चला कि ये मॉलिक्यूल है, ये एटम्स नहीं. तो बेसिकली यहाँ अगर आप ये मोलेकुलर मास देखें, मैंने 32 लिया हुआ है, कि ये मतलब हुआ कि मैंने मॉलिक्यूल का मास लिया हुआ है. अगर हाँ मैं यहाँ 32 की जगह 16 लेता तो फिर इट वाज एटम, ठीक है, इट वाज एटम. बट अभी इट्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है. तो मॉलिक्यूल के मोल्स आ गए और हर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, मतलब O2 होता है. तो दैट्स व्हाई it's gonna be 1:1. फिर 23 देख लेते हैं कि a limiting reactant is the one which is taken in lesser quantity in grams as compared to the other reactant, which is taken in lesser quantity in volume as compared to the other reactant, gives the minimum amount of product which is required, gives equal amount of the reactant and the products. अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक बात बता दूं कि limiting reactant basically वो reactant होता है जो कि डायरेक्टली रेट को कंट्रोल कर रहा होता है, दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है. उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा. अब यहाँ पर बेसिकली इन्होंने एंड डायरेक्टली की टर्म्स में तो इन्होंने कहीं नहीं दिया. तो एक और डेफिनेशन ये होती है कि वो डायरेक्टली अफेक्ट वही करेगा जो कि लीस्ट क्वांटिटी में होगा, ठीक है, लीस्ट क्वांटिटी में होगा. अच्छा, क्वांटिटी का क्या मतलब? लीस्ट क्वांटिटी का मतलब जो कि इक्वेशन की मोल रेशियो है ना उसके हिसाब से कम होगा. अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ. SO2 प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग SO3, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस के V2O5 जो कैटालाइज करता है सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन में. ये एक सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड कन्वर्जन का एक इक्वेशन आपको याद होगा, ठीक है, आपके केमिस्ट्री में. तो बेसिकली अब इसमें ये होता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट, अगर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मोल रेशियो जो है वो 2:1 है. आप देखें 2 ये रहा, 1 ये रहा. अब अगर सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्वांटिटी में मेरे पास अगर लेट्स से 2 मोल्स है तो ऑक्सीजन की कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 1 मोल होनी चाहिए. अगर ऑक्सीजन की 1 मोल से कम हुई, अगर लेस देन 1 मोल हुई, 0.5 हुई, तो फिर एज कंपेयर टू सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी बिकॉज इट्स नॉट एक्चुअली मैचिंग द मोल रेशियो, ठीक है.
तो ये 2 मोल्स का ये और 1 मोल का ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का ये मतलब है कि उसके जो मोल रेशियो है ना उससे कम उसकी क्वांटिटी है और मोल्स में है, ठीक है, मोल्स में। अच्छा, ग्राम्स में अगर क्वांटिटी गिवन हो तो वो ग्राम्स को आपने कन्वर्ट करना है मोल्स में, फिर उसे मोल रेशियो से मैच करना है। अगर मोल रेशियो के हिसाब से वो कम आ रही है तो फिर दैट्स द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड द अदर वन इज इन एक्सेस। लेकिन अगर ये 1 मोल से ज्यादा है, लेट्स से ये 1.5 मोल्स है, अच्छा गौर से देखिएगा, लेट्स से अगर ये ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं 1.5 मोल्स हैं और सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल्स हैं। अब बाहिर तो ये लग रहा है ना सिर्फ इन नंबर्स को देखकर कि ऑक्सीजन अब भी कम है, नहीं, ऑक्सीजन अब एक्सेस में हो गया। क्यों? क्योंकि मोल रेशियो क्या था, 2:1, मतलब 2 के लिए 1 मोल चाहिए था, ठीक है, 1 मोल काफी था। 1 मोल से जो एक्स्ट्रा होगा, 1 मोल से जो एक्स्ट्रा होगा वो एक्सेस में चला जाएगा। तो 1 मोल से एक्स्ट्रा इसमें कितना है, इसमें 0.5 एक्स्ट्रा है, 0.5 अबव 1 मोल है ना, 1.5 है, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा होगा, वो काउंट नहीं होगा। दैट्स व्हाई इस केस में 1.5 मोल्स का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन एक्सेस में और सल्फर डाइऑक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है। हालांकि सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स जो है वो 2 ही है, ठीक है। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा रिप्ले करें, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। होप समझ आ गया होगा। अब तो बेसिकली आपको, और ये जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आपकी लिमिटिंग रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका जितना ज्यादा, प्रोडक्ट उतना ज्यादा, लिमिटिंग रिएक्टेंट जितना कम, प्रोडक्ट उतना कम। तो अब इसमें बेसिकली आपने जो ये पहले वाला स्टेटमेंट अगर आप देखें तो इसमें इन्होंने ग्राम्स में दी हुई है कि इट इज टेकन इन लेसर क्वांटिटी इन ग्राम्स एज कंपेयर टू द अदर रिएक्टेंट। ग्राम्स में हम कंपैरिजन कर नहीं सकते। ग्राम्स में कंपैरिजन का ये मतलब होगा कि आप मोल रेशियो को नहीं देख रहे हैं, आप ग्राम रेशियो को देख रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ग्राम्स को आपने कन्वर्ट करना होगा मोल्स में, फिर मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद मतलब मास अपॉन एम आर करके, और मास अपॉन एम आर जरूरी नहीं है कि जिसके ग्राम ज्यादा हो उसके मोल्स भी ज्यादा हो, उसके मोल्स कम भी हो सकते हैं अगर एम आर ज्यादा हुआ। तो इसलिए ये इससे कोई आंसर नहीं बनेगा, ए नहीं हो सकता। इन टर्म्स ऑफ मोल्स होना चाहिए, अगेन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में नहीं हो सकता, इन टर्म्स ऑफ मोल्स होना चाहिए। और वॉल्यूम जो है ना ये सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई होगा, लेकिन जो एक्वस सॉल्यूशन होंगे या फिर जो अदर सॉल्यूशंस होंगे, एक्वस नहीं होंगे, सॉलिड्स होंगे, तो उनमें वॉल्यूम हम अप्लाई भी नहीं कर सकते, तो ये नहीं हो सकता बी, ठीक है। या फिर अगर हम एक्वस सॉल्यूशन को देखेंगे तो फिर वॉल्यूम के साथ कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए होगी, तो अगेन नहीं हो सकता। सी देखें अगर आप तो इसमें लिखा है गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच इज रिक्वायर्ड, दिस कैन बी द आंसर। क्योंकि देखें मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है, मिनिमम तो पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट को स्पेसिफाई कर रहा है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड कर रही है, ठीक है। इसकी वजह से जो इसकी अपनी अमाउंट है उसकी वजह से जो प्रोडक्ट का जो अमाउंट बनेगा, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट, वो इसकी ही कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो वो वाला रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट की मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन दे दे, दैट्स योर लिमिटिंग रिएक्टेंट एज वेल, ठीक है। एंड गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नहीं, ये तो इट डजंट मेक सेंस एट ऑल, ठीक है, दैट्स नथिंग। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका सी हो गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, ठीक है। नाउ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 grams ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी इज, अच्छा एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा 1.4 ग्राम्स का वॉल्यूम पूछ रहे हैं। पहली बात तो आप ये देख नोट कर लें कि स्टैंडर्ड एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर का ये मतलब है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm क्यूब, ठीक है। दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मींस। अब आगे चलते हैं। 1.4 ग्राम्स दिए हुए हैं नाइट्रोजन के, इस 1.4 ग्राम्स को हम मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको डिवाइड कर देंगे नाइट्रोजन के एमआर से, नाइट्रोजन का एमआर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 14, राइट। अब ये इसको आसान तरीके से ये करने का ये है कि इसको आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करके 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 14 और 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 ऊपर ये, अच्छा ये 1/2 बन गया, राइट। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, 0.5 को आप 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, ये आपके मोल्स आ गए, एक्चुअली 0.05 मोल्स आ गए। अब इन मोल्स को आपने कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में, राइट। मोल्स को आपने कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में। मैंने आपको बोला कि 1 मोल जो है वो 22.4 dm क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ 1 मोल इज रिप्रेजेंटिंग 22.4 dm क्यूब, देन 0.05 मोल्स विल रिप्रेजेंट हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें। 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 करें एंड आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ से इन्होंने डीएम क्यूब के टर्म्स में ये पूछा हुआ है। अच्छा ये आसान तरीका है, इनको पहले तो आप होल नंबर्स में कन्वर्ट कर लें। ये 5.05 लिखने की जगह 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2 लिख लें,
और ये 22.4 की जगह से 224 रेज़ टू द पावर ऑफ -1 लिख लें। -2 और -1 जो है ये -3 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो -2 प्लस -1 हो जाएगा, तो -2 -1 -3 बना देंगे। एंड 224 को आप इजीली 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो 1120 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्यूब, अब 1 2 3 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड पे आप जंप करा दें, सो 1.12 डीएम क्यूब इसका आंसर आ गया। हाँ है, ये रहा पार्ट बी, ऑप्शन बी आंसर इसका। A fusion of gases takes place through the whole while एक मिनट, ये while नहीं है, ये with है, ठीक है। through a whole with होगा, ये while नहीं है, ये with है, ठीक है। through a whole with whole dimensions, slit like dimensions, infinite dimensions या molecular dimensions। इसमें आपसे ये पूछ रहे हैं कि effusion याद है, escape of gases through narrow slit, narrow opening, narrow hole, right? It takes place through a hole with which of the followings? अच्छा, होल की डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए? देखें एफ्यूजन के लिए जो है ना, जो होल होगा, अच्छा ये पहले से इन्होंने होल कह दिया तो होल लाइक डायमेंशंस थोड़ी होगा इसका आंसर। वो होल की डायमेंशंस पूछ रहे हैं कि क्या होंगी, वो होल लाइक डायमेंशंस, वो तो होल तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डजंट मेक सेंस। अब मोलेकुलर डायमेंशंस, इन्फिनिट डायमेंशंस भी नहीं हो सकती, क्योंकि वही बात हो गई बड़ी छोटी की, ठीक है। अब स्लिट लाइक और मोलेकुलर में बात आ गई। स्लिट लाइक देखें तो स्लिट लाइक आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वेव डिफ्रैक्शन के लिए स्लिट्स यूज करते हैं, और डिफ्रैक्शन के लिए स्लिट्स का साइज जो होना चाहिए वो वेव की वेवलेंथ के कंपैरेबल होना चाहिए, मतलब वेव की वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए। इसी तरह से एफ्यूजन के लिए जो होल होगा, होल का जो साइज है ना, वो मीन फ्री पैथ के कंपैरेबल होना चाहिए। मीन फ्री पैथ बेसिकली मॉलिक्यूल्स के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं मीन फ्री पैथ, ठीक है। जो ये होल होता है ना, होल, इसका साइज मीन फ्री पैथ से कंपैरेबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब छोटा होना चाहिए। तो मीन फ्री पाथ कहते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस को, राइट, आसान अल्फाज में। तो मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस को अगर मीन फ्री पाथ कहते हैं तो फिर ये मोलेकुलर डायमेंशन हुआ, क्योंकि मीन फ्री पाथ इज फॉर मोलेकुलर इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनसे छोटा डिस्टेंस होना चाहिए एफ्यूजन के लिए। ये एफ्यूजन की एक कंडीशन है, मैं तो कहूंगा कि ये याद रख लें, ठीक है, कि एफ्यूजन अकर्स थ्रू अ होल विद मोलेकुलर डायमेंशंस व्हिच आर कंपैरेबल टू द मीन फ्री पाथ ऑफ दोस मॉलिक्यूल्स, इन बिटवीन दोस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 26 पे चलते हैं। हाउ मेनी एटमॉस्फेयर्स कॉरेस्पॉन्ड टू 1050 टॉर? अच्छा, टॉर जो है ये प्रेशर का यूनिट है, आपको पता होना चाहिए कि 760 टॉर जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है, राइट। तो ये 1050 टॉर कितने एटमॉस्फेयर के इक्वल होगा? एक्स लगा दें यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का आंसर निकाल लें, तो एक्स का आंसर आ जाएगा 1050 डिवाइडेड बाय 760, ये गया। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 105 और 76 आंसर ऑप्शंस देखें तो ठीक है, ये सॉल्व ही करना पड़ेगा आपने। ओके, सो 76 1 76 अगर आ गया तो 76 माइनस कर दें इससे, क्या बचा आपके पास? इसको हम 0 करके 1 करके 9 करके 15, अच्छा ये 4 और 5 ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 29 पॉइंट डालें, 0 आ गया, 290 आ गया। अच्छा ये 1 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अब 1 पॉइंट तो आ गया, अब देखें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, गौर से देखिएगा। आपके पास यहां बचा है, कहां गया, हाँ 105 को 76 से माइनस करना है, राइट। 105 माइनस करें 76 को, सो ये 4 और 5 9 एंड 9 माइनस 7 2 आ गया, ठीक है। अब पॉइंट मैंने डाला तो 0 आ गया। अब ये बताएं 76 के टेबल में 290 कब आता है, और आंसर ऑप्शंस को देखते रहिए। ये 1 वाले तो दो ही ऑप्शन है, या तो ए है या तो सी है, ठीक है। अब 0 डालना पड़ेगा या 3 डालना पड़ेगा? 3 डालना पड़ेगा, क्योंकि 76 को आप जब 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3 5 15, 3 6 18, 7 3 21 एंड 22 228 आ रहा है।
जो कि क्लोजेस्ट है। ठीक है, तो यही आंसर है आपका 1.38 वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये शॉर्टकट होता है। द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इज, ये तो आपने याद रखनी है। अच्छा यहाँ पर देखें वैल्यूज इन्होंने दो सेम दी हुई है, लेकिन यहाँ डिफरेंस यूनिट का है। 0.0821 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। ओके, पर केल्विन मोल या पर मोल केल्विन। ठीक है, यहाँ पर केल्विन पहले लिखा हुआ है जो कि गलत है, केल्विन बाद में आता है, मतलब स्लैश के बाद में आता है, डिनोमिनेटर में होता है। ठीक है, इस तरह से लिखी जाती है, एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाइड बाय डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोल्स मल्टीप्लाइड बाय केल्विन। तो ये जो स्लैश होता है ये डिवाइड का ही साइन होता है। ठीक है, इसी आंसर है। डायमंड इज अ बैड कंडक्टर बिकॉज इट, डायमंड बैड कंडक्टर क्यों है भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो कहां से कंडक्ट करेगा? For anything to conduct electricity, it must have free charges. Let it be positive or negative charges, but charges होने चाहिए, और free charges हैं electrons, metals में या solids में। तो यहाँ diamond में नहीं है तो इसलिए नहीं है। अच्छा, ये यूनिट सेल का पूछ रहे हैं जो कि मोनोक्लिनिक सिस्टम है, ये तो आपने याद रखना है यार, ये बुक से देख के आप मैच कर लीजिएगा। हेलो, अच्छा गाइस, सो बेसिकली यहाँ पर ये ऑप्शन मोनोक्लिनिक बोला है ना, तो ये मोनोक्लिनिक सिस्टम या इस टाइप के जितने भी ये सिस्टम्स की यूनिट सेल्स वगैरह जो है ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये रट्टे वाला सीन है, इसमें कुछ समझाने का इतना खास नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 डायमेंशन में ये समझाए नहीं जा सकते, इनके लिए 3 डायमेंशन में देखना होता है। तो शॉर्टकट तकरीबन टीचर्स यही बताते हैं कि बस इसे याद रखना। ठीक है, मोनोक्लिनिक वो होते हैं जिनकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, 2 एंगल्स 90 होते हैं और एक एंगल 90 नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। एंड इत्तेफाक से ये मुझे याद रह गया था, सिर्फ यही याद रह गया था, बाकी वो मैं भूल गया था एग्जाम के टाइम पे, लेकिन अच्छा है ये मोनोक्लिनिक याद था, वही आ गया। देन नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड्स अपॉन, अच्छा पॉजिटिव रेज, व्हाट आर पॉजिटिव रेज गाइस? पहली बात तो पॉजिटिव electron rays are cathode rays, they are emitted from the cathode, right? Positive rays, can I say they are anode rays, they are emitted from anode? No, that's incorrect. ये एक खासियत है इनकी कि एनोड रेज जो है ना, पॉजिटिव रेज, दे आर नॉट एमिटेड फ्रॉम एनोड, बट रादर दे आर एमिटेड फ्रॉम द टाइप ऑफ द गैस व्हिच इज देयर। कोई गैस, आपने अगर ये कैथोड रे ट्यूब पढ़ी हो, उसमें क्या होता था कि एक तरफ आपने ये यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिया, दूसरी तरफ भी इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, ठीक है। अच्छा, एंड इसमें करते क्या थे, इसमें एक परफोरेटेड कैथोड लगा देते, ये मतलब इसके बीच में जो है ना होल्स कर लेते थे, या उसे एनोड बेसिकली हाँ होल्स कर लेते थे। ठीक है, अब उसमें होता क्या था कि जो गैस होती थी ना इसके बीच में, वो गैस आयनाइज हो जाती थी ड्यू टू द cathode rays, due to the electrons emitted from the cathode, and these electrons would ionize the gas in between the two electrodes, and फिर वो जो ionized gas है वो फिर उसके जो पॉजिटिव चार्जेस बन जाते हैं, गैस के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बन जाते हैं। गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कैथोड की तरफ जाएंगे, एंड जो कैथोड में होल्स हैं वो होल से पास होते हुए यहाँ पीछे की तरफ आ जाएंगे, तो पीछे की तरफ ग्लोइंग होगी। ये सारा कुछ आप थ्योरी में पढ़ चुके होंगे, इसीलिए इन रेज को कैनाल रेज भी कहते हैं, राइट? कैनाल रेज, क्योंकि यहाँ पर ये जो होल्स होते हैं ये कैनाल्स होते हैं, इनको कैनाल्स भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर बेसिकली वो, और जितनी हैवियर गैस होगी उतना हैवियर ही इसका पार्टिकल होगा। जैसे अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करें, हाइड्रोजन का एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में ये होता है कि जब हाइड्रोजन आयनाइज करता है, मतलब हाइड्रोजन गैस व्हेनेवर इट आयनाइजेस इनटू H पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसके जो H पॉजिटिव आयंस है ना, दीज आर द पॉजिटिव आयंस, दीज आर द एनोड रेज, these will move towards the cathode and the electrons will move towards the anode। ये जो कैथोड की तरफ जो रेज आ रहे हैं वो हमने तो कैथोड को परफोरेट कर दिया, तो कैथोड के जो परफोरेशन होगी उनसे पास होते हुए वो निकल जाएंगी और कैथोड के पीछे जाके डिपॉजिट हो जाएंगी। वहां पर ग्लोइंग इसलिए होती है क्योंकि ये जो आयंस होते हैं यहाँ पर आके डिपॉजिट कर जाते हैं, इनकी एनर्जी फ्लोरेसेंस में कन्वर्ट हो जाती है। अब
जो गैस जितनी हैवियर होगी उतना ही हैवियर इसका पार्टिकल होगा, और जितनी लाइटर होगी उतनी लाइटर इसका पार्टिकल होगा, ठीक है। तो the nature of gas determines the nature of the cathode, sorry, not the cathode, the nature of the gas determines the nature of the anode rays, the positive rays, but the nature of the gas does not depend, does not determine the nature of the cathode rays. मैं दोबारा बता देता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन्स की रेज है ना, इलेक्ट्रॉन्स वाली कैथोड से जो निकल रही है, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का साइज तो एक ही जितना होता है। लेकिन जो कि एनोड रेज होती है, जो कि गैस से निकल रही होती है, गैस की आयनाइजेशन की वजह से, उनका जो साइज होता है या उनका जो मास होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। द हैवियर द गैस, द हैवियर द आयन। तो अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि द नेचर ऑफ द पॉजिटिव रेज इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द रेजिडुअल गैस इसका आंसर है, ठीक है। ये डिस्चार्ज ट्यूब की मैं बात कर रहा था यहाँ पर। अब आगे द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, अच्छा ये तो आपने याद रखना है, ये सी आंसर है इसका 0.00050 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। क्वांटम नंबर्स ऑफ 2p ऑर्बिटल इज, अच्छा 2p ऑर्बिटल ये इन्होंने n दे दिया, l दे दिया। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा गाइस, मेरे हर एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आप इसे पॉज करके खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। रूल सेम ही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये जो नंबर होता है ना, जो न्यूमेरिकल्स में लिखे जाते हैं, ये आपके क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और पी का जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है वो होता है 1, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये एजिमुथल क्वांटम नंबर है। एस का आपको याद होगा कि एजिमुथल क्या होता है, 0, पी का 1, इसी तरह से डी का 2 और एफ का 3, राइट। तो इसीलिए इसमें एल का 1 होगा और एन का 2 होगा, सो इट्स ऑप्शन ए। देन 33, ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी आर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स इन्हें कहते हैं, ठीक है। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। व्हेन एसडी ऑर्बिटल इज कंप्लीटेड द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन विल गो ऑन टू, अच्छा ये एसडी नहीं है, ये 5d है, ठीक है। ये यहाँ ये करेक्शन कर लीजिएगा, दिस इज 5d। अच्छा यहाँ पर इफ दिस इज 5d, तो लेट्स सी ऑफ बोर्स प्रिंसिपल तो आपको याद ही होगा, हर एक को याद होता है। सो ए लेवल्स में भी है, इंटर में भी है, हर जगह ही है, तो ये डेफिनेटली आप सबको याद होना चाहिए। ऑफ बोर्स प्रिंसिपल में क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। ऑफ बोर्स प्रिंसिपल यही कहता है ना कि इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर द orbitals at lower energy first, right? So okay, so this is 1s, this is 2s, this is 2p, फिर 3s, 3p, 3d, and then 4s, 4p, 4d, 4f, and then 5s, and then 5p, then 5d, and then 5f, and then इसी तरह से नीचे चलते जाए। आपने 6s 5s तक जाना है, तो 5s तो आ गया। अब लेट्स सी 5s के बाद क्या चीज है आगे। जरा मैं जरा नीचे की तरफ चला जाऊं, एक सेकेंड। अच्छा गाइस, तो ये मैंने ऑफ प्रिंसिपल का वो चार्ट बना लिया है। तो 1s, फिर 2s भरेगा, फिर 2p, फिर 3s भरेगा, फिर 3p, फिर 4s भरेगा, फिर 3d, 4p, 5s, देन 4d, 5p, 6s। अच्छा ये क्या है, ये है 5d की बात कर रहे हैं ना वो, तो 5d तो ये रहा, यहाँ 4f, फिर 5d, फिर 6p आ जाएगा, और फिर जाएंगे हम 7s की तरफ। तो 5d के फौरन बाद देखें यहाँ पर 6p आ रहा है, तो इट्स 6p इसका आंसर है, ठीक है। आप आराम से अपना एक ऑफ बोर्ड चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है। आप देखिएगा कि एरो एकदम से इस तरह से बड़े होने चाहिए, एंड फिर उसी एरो को आप फॉलो करते हुए अगर आप जाएं तो ये 5d के बाद 6p आता है, ठीक है। ये होपफुली आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। दोनों इंटर और ए लेवल्स दोनों के लिए इजी होगा। फिर एन आयोनिक कंपाउंड A प्लस B नेगेटिव इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन, अच्छा A पॉजिटिव और B नेगेटिव का क्या मतलब है कि A जो है उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, A ने इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना आयन बना लिया, और B ने वही इलेक्ट्रॉन गेन करके B नेगेटिव आयन बना लिया, ठीक है। ये एक आयोनिक कंपाउंड बन गया। अच्छा जब हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं, वो जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम फर्स्ट IE कहते हैं, या फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी,
ठीक है, the energy enthalpy change when 1 mole of an electron is gained by a gaseous atom to form 1 mole of gaseous 1 negative ion. ठीक है, अब ये तो हो गया. Now when is this most likely gonna be formed? When will we most likely get this product? So basically इसको most सबसे फेवरेबल कंडीशंस तब मिलेंगी जब किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो लो हो, राइट? तो वो रिएक्शन फास्ट होगा. अब एक्टिवेशन एनर्जी तो एब्जॉर्ब होती है, इसमें कौन सी एनर्जी एब्जॉर्प्शन वाली है? एब्जॉर्प्शन वाली आयनाइजेशन एनर्जी है, तो दिस शुड बी लो. और गाइस एक और चीज आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ना ये एक्सोथर्मिक होती है हमेशा. आयनाइजेशन एनर्जी एंडो है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एक्सोथर्मिक. तो एक्सोथर्मिक जितनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी ना तो उसका प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल होगा. तो दिस शुड बी हाई, this should be high and that should be low. So ionization energy of I should for A should be low and electron affinity for B should be high. Option B is the correct answer. Which of the following hydrogen compounds has the highest percentage of ionic character? Ionic character का percentage निकालने के लिए आपने change in electronegativity देखना है कि electronegativity में difference किसका सबसे ज्यादा है. और अगर आप इन सब को देखें, आप HF से शुरू हो जाए, HF then followed by HCl, फिर HBr, फिर HI. तो बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो H जो फ्लोरीन है ना वो इन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इनफैक्ट इट्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल, राइट? इफ वी आर कंसिडरिंग द नॉर्मल एलिमेंट्स. तो अब बेसिकली जो ये फ्लोरीन है ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है. तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो भी सबसे ज्यादा होगा. HF is having the most ionic character. Then the number of bonds in nitrogen molecule are nitrogen ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में. एंड जब भी ट्रिपल बॉन्ड होता है ना तो आपने याद रखना है हमेशा जो सबसे पहला बॉन्ड फॉर्म होता है वो सिग्मा होता है. एक बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, चाहे सिंगल हो, चाहे ट्रिपल हो, चाहे डबल हो, चाहे जितने भी बॉन्ड्स हो, लेकिन पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा. पहले बॉन्ड के फौरन बाद जो दूसरा, तीसरा या जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स हो वो सारे पाई होते हैं. तो ये सिग्मा है, ये पाई बॉन्ड हो गया, ये भी पाई बॉन्ड हो गया. तो 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स. ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. Which of the following molecules have zero dipole moments? अच्छा, डाइपोल मोमेंट्स का जीरो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है आपके लिए. जीरो तब होगा जब उसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा. ठीक है, BF3 का स्ट्रक्चर अगर आप देखें ये बोरॉन है, राइट? और इसके 3 फ्लोरीन एटम्स लगे हुए हैं. बोरॉन जो है इट्स इन ग्रुप 3, मतलब इसके 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो तीनों शेयर हो चुके हैं फ्लोरीन के साथ. तो क्या ये सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर है? नहीं है. तो बोरॉन BF3 हैज द जीरो डाइपोल मोमेंट. वाटर में डाइपोल मोमेंट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं. नाइट्रोजन अमोनिया में भी डाइपोल मोमेंट होगा और इस वाले में भी होगा, क्योंकि ये चारों मॉलिक्यूल सेम नहीं है, ये एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है. अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा तब भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. ठीक है, अब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म बाय मिक्सिंग. अब ये तो बहुत इजी है, देखिए sp3 नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कितने s है? एक s है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं. तो 1s and 3p ये वाला आंसर है. ठीक है, which one has the highest bond energy? बॉन्ड एनर्जी गाइस याद रखें, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी सबसे लीस्ट होती है, फिर डबल बॉन्ड की उससे ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड की उससे ज्यादा, एंड जितने ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं उसकी उतनी ही ज्यादा आयनाइजेशन बॉन्ड एनर्जी होती है. तो अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड्स तो 2 आ गए हमारे पास, एक नाइट्रोजन का आ गया, एक कार्बन का आ गया. तो मैंने कब कहा कि ट्रिपल बॉन्ड सबकी एक जितनी एनर्जी होती है? भाई देखें, जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होगी ना उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी. अच्छा, ऐसा क्यों है? वेल, रीजन फॉर दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. जो ये न्यूक्लियाई बनते हैं ना, जो इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई होते हैं, इन एटम्स के अंदर, और ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है. तो अब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ये न्यूक्लियर जितने करीब होंगे ना, उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी. ठीक है, मतलब उतनी ही ज्यादा उनकी बॉन्ड एनर्जी हाई होगी. तो नाइट्रोजन और कार्बन के, अच्छा, बॉन्ड लेंथ के लिए क्या करेंगे? इनके रेडियस को देखना है आपने. कार्बन का रेडियस देखना है और नाइट्रोजन का रेडियस देखना है. कार्बन और नाइट्रोजन का रेडियस देखने के लिए आप अगर पीरियोडिक टेबल देखें तो कार्बन और फिर नाइट्रोजन राइट साइड पे होता है, कार्बन लेफ्ट साइड पे होता है. लेफ्ट टू राइट आपको ये मालूम होना चाहिए कि रेडियस डिक्रीजेस, राइट?
atomic radius decreases as we go from left to right. तो atomic radius left to right decrease होगा, मतलब नाइट्रोजन का रेडियस छोटा है as compared to carbon. Therefore, nitrogen triple bond will have a greater bond energy as compared to carbon. So option C is the correct answer. 40 तक हम कर चुके हैं, 20 to 40. अब बाकी के MCQs हम अगली वीडियो में कर लेते हैं. Thank you.